उष्मागतिकी, इंग्लिश क्या है इसका, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, ये क्या है, भौतिक विज्ञान की जो है ये शाखा है। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं, दो चीज़। पहला, कार्य तथा ऊष्मा के बीच का संबंध। ठीक है, उसके बाद उनके परस्पर मतलब एक दूसरे में रूपांतरण, है ना, एक दूसरे में चेंज, मतलब जो कार्य है उसको ऊष्मा में बदलना या ऊष्मा को कार्य में बदलना, है ना, इस चेंज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या आता है, अब हम लोग वन बाय वन चलते हैं, इसमें क्या क्या है। सबसे पहला समझते हैं ऊष्मा तथा कार्य। पहली हेडिंग हमारी ये है, इसको बोलते हैं हीट एंड वर्क, है ना। ठीक है, यहाँ पे मैं कार्य को ना करके इसको मैं यांत्रिक कार्य कहता हूँ, तो ज़्यादा सही समझ में आएगा। ठीक है, ऊष्मा और कार्य, पहले तो सबसे पॉइंट वन ये होगा कि दोनों ही क्या है, ऊर्जा के रूप हैं, दोनों, है ना। चूँकि दोनों ऊर्जा के रूप हैं, ठीक है, तो उनसे क्या होगा, एक दूसरे में परस्पर क्या हो जाएगा, इनके बीच रूपांतरण होगा। मतलब कार्य को ऊर्जा में, कार्य को ऊष्मा में और ऊष्मा को कार्य में बदल सकते हैं। ठीक है, चूँकि एक दूसरे में बदल सकते हैं तो उनके बीच एक संबंध होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, संबंध से पहले हमको ये बताना चाहिए कि ऊष्मा को हम कैसे समझाएं और कार्य को कैसे समझाएं। ठीक है, कार्य हम जानते हैं, ठीक है, बल गुणे विस्थापन जिसे हम समझते हैं, ठीक है ना, बल लगा के हम कुछ चीज़ को विस्थापित कर रहे हैं तो वो कार्य हो गया। ऊष्मा के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो ऊष्मा में क्या समस्या है, ऊष्मा ये है कि दो वस्तुएं हैं, ठीक है, उनके बीच का जो तापांतर होता है, ठीक है, तापांतर मतलब टेम्परेचर का डिफरेंस, है ना, ताप का जो अंतर है उसके वजह से जो ऊर्जा आती है ना, उसके वजह से जो ऊर्जा आती है वो क्या है, हमारा ऊष्मा है ना, वही हमारा क्या है, ऊष्मा। और कार्य में वह तापांतर पर निर्भर नहीं करता, है ना, तापांतर निर्भर नहीं करता। ये एक अंतर भी हो गया है कि मतलब जो ऊष्मा होता है वो तापांतर पर निर्भर करता है, कार्य तापांतर पर निर्भर नहीं करता है। अभी हम लोग उसके बीच के जो संबंध है, सिमिलरिटी है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। सिमिलरिटी क्या क्या है, ऊर्जा के वो दोनों रूप हैं, चूँकि दोनों ऊर्जा के रूप है तो उनके बीच रूपांतरण होगा, परस्पर रूपांतरण होगा, एक दूसरे में चेंज होगा, तब इसके बीच एक संबंध होना चाहिए। ठीक है, वो संबंध क्या है, वो है 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल, है ना, यही संबंध है। कैलोरी क्या है, ऊष्मा का मात्रक है, और जूल क्या है, कार्य या यांत्रिक कार्य का मात्रक है। और इन दोनों को संबंध कौन कर रहा है, ये 4.18। इसको क्या बोलते हैं, इसको कहा जाता है परिवर्तन गुणांक, है ना, क्या बोला जाता है, परिवर्तन गुणांक, या ऊष्मा का यांत्रिक गुणांक भी कहते हैं। ठीक है, कहीं कहीं जगह पे इसको जे से भी दर्शाते हैं, है ना, जे से भी दर्शाते हैं। कहने का मतलब कैसे, क्यू बराबर, क्यू जो होता है वह डब्लू के प्रोपोर्शनल होता है, जब ये हटेगा क्यू बराबर क्या हो जाएगा, जे डब्लू, है ना, जे ही तुम्हारा क्या है, 4.18, है ना, ये हो गया। क्योंकि हमने इसके बारे में बता दिया, अब इसका जो है हम लोग इसका मात्रक भी लिख सकते हैं ना, मात्रक आराम से ये पूछ सकता है, मात्रक कैसे आएगा, कैलोरी प्रति जूल, है ना, हो गया। उसके बाद आप इसका विमा भी लिख सकते हैं, है ना, ये अपने से निकालिए, विमा कैसे निकलेगा, पर मैं बता देता हूँ विमा इसका क्या होगा, विमा विहीन होगा। क्यों, क्योंकि कैलोरी जूल जो है दोनों ही क्या है, ऊर्जा ही है, ऊर्जा का रेशियो क्या आएगा, उसका विमा नहीं होगा, है ना।
विमा M0L0 T0 है ना, यही होगा, तो कोई नहीं है। और वैसे भी ये क्या है, कांस्टेंट है और इसका विमा नहीं है, मात्रक है कैलोरी प्रति जूल। ठीक है, अब उसके बाद करते हैं तुल्यता, समझ गए है ना, इन दोनों के बीच संबंध हो गया। अब आता है अंतर कैसे समझाया। अंतर में मैं समझाता हूँ कुछ इस तरह। अंतर में ऐसे हम बॉक्स बना देते हैं, इसको लिख देते हैं ऊष्मा और इसको लिख देते हैं कार्य। ठीक है, अंतर तो पहले ये तापांतर वाला हो गया, तापांतर है निर्भर करता है और ये तापांतर पे निर्भर नहीं करता है। ठीक, उसके बाद जो ऊष्मा होती है, ऊष्मा की वजह से जो है पदार्थ के जो कण होते हैं, आंतरिक जो भी कण होते हैं वो अव्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ऊष्मा क्या एक प्रकार का अव्यवस्थित ऊर्जा है। ठीक है, और कार्य क्या है, एक व्यवस्थित ऊर्जा है। ठीक है ना, कार्य क्या है, एक व्यवस्थित ऊर्जा है और ऊष्मा क्या है, अव्यवस्थित ऊर्जा है। और जो है, जो कार्य है, कार्य को जो है पूर्णतः क्या है, ऊष्मा में चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं ना, पूर्णतः परिवर्तित कर सकते हैं, है ना, पूर्णतः परिवर्तित कर सकते हैं, पर ऊष्मा को कार्य में पूर्णतः नहीं कर सकते। ठीक है ना, क्या क्या बताया, तापांतर पे निर्भर करता है, तापांतर निर्भर नहीं करता है, यह अव्यवस्थित ऊर्जा है और ये व्यवस्थित ऊर्जा है। और ऊष्मा क्या है, ऊष्मा से कार्य में पूर्णतः परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, जबकि जो कार्य है उसको ऊष्मा में पूर्णतः बदला जा सकता है। ठीक है ना, ठीक है, यहाँ तक हम ऊष्मा और कार्य के बारे में समझ गए, उसके कैसे उसको चेंज करते हैं ये समझ गए। अब अगले अंतर में हम क्या समझते हैं, अब आता है ऊष्मा गतिकी का जो है प्रारंभिक बातें, है ना। इसमें लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए जो है, एक सेकेंड, ठीक है। अब आता है ऊष्मा गतिकी में बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जिसको हमको समझना पड़ेगा। क्या क्या है, पहले लेते हैं ऊष्मा गतिकी से संबंधित जो है परिभाषा है ना, ये सब डेफिनेशन हमको पता होना चाहिए, तभी हम उसके आगे जो है जा सकते हैं। इसमें अगर मैं पहले हेडिंग वाइज लिखूं, हेडिंग में लाइन से चलता हूँ। ठीक है, ये जैसे हमारा पहला हेडिंग था, ऊपर जो ऊष्मा और कार्य का था, और दूसरा है ये। अब दूसरे में मैं सब हेडिंग करके चलूँगा। पहला 2.1, मतलब 2.1 पहला क्या है हमारा, पहला है निकाय, है ना। निकाय इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टम। सिंपली निकाय मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ जिसका हम स्टडी करना चाहते हैं, चाहे कोई भी चीज़, मान लो ये क्लास है, इसके बारे में मैं स्टडी करना चाहता हूँ, या कोई भी वस्तु रखी है, मान लो ये पेन है, इसके बारे में मैं स्टडी करना चाहता हूँ, तो ये जो पेन है वो हमारा क्या है, सिस्टम है। ये कोई ग्लास है जिसमें मैंने कुछ पानी भरा हुआ है, तो अगर मैं इस ग्लास के बारे में स्टडी करना चाहता हूँ तो ये हमारा क्या है, सिस्टम है। ये क्लास हमारा क्या हो गया, सिस्टम हो गया, मतलब निकाय हो गया। ठीक है, इस निकाय, अब निकाय को छोड़ के, है ना, अगर हम निकाय को हटा दें, उसके अलावा जो भी बचता है वो हमारा क्या होता है, पर्यावरण, पर्यावरण या परिवेश, है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सराउंडिंग। ठीक है, ये हो गया, जो बाहर जितने भी है हमारे, ये परिवेश है ये पूरा। अब एक चीज़ और समझते हैं कि जो निकाय है, ये जो मेरा ग्लास था, और जो परिवेश था, ठीक है, उन दोनों को अलग कौन कर रहा है, उन दोनों को अलग कर रहा है इस ग्लास का जो सतह है ना, जो बाउंड्री है। तो ये क्या हमारी बाउंड्री हो गई एक को। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, बाउंड्री, है ना।
इस दोनों जो है परिवेश और सिस्टम, निकाय और परिवेश के बीच का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब निकाय को हम लोग जो है डिवाइड कर सकते हैं किस किस बेसिस पे? 2 बेसिस पे। पहला उसके संगठन के आधार पे, है ना, कैसा वो कंपोजिशन है, कंपोजिशन के आधार पे, है ना, संगठन के आधार पर निकाय को हम लोग कैसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं। और दूसरा होता है ऊर्जा तथा द्रव्य में कर रहा हूँ, मतलब मैटर और एनर्जी का जो है जो ट्रांसफ़र है, का जो संचरण है ना, उसके आधार पे, इन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मास। ठीक है, पहले हम लोग नाम समझते हैं, नाम से इसके बारे में पता चल जाएगा। क्या है, संगठन के हिसाब से 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं। क्या क्या है? पहला है समांगी निकाय, दूसरा है विषमांगी निकाय। समांगी निकाय और विषमांगी निकाय। ठीक है, ये समांगी निकाय क्या होता है, विषमांगी निकाय क्या होता है? चूँकि नाम समझ में आ रहा है, समांगी संगठन के बारे में बात हो रही है, मतलब जो सिस्टम हम लोग लिए हैं, ठीक है, उसके जो रासायनिक संगठन जो है प्रत्येक भाग का समान हो। मतलब जो अगर हम पानी लिए हैं, ठीक है, जो भी मिश्रण लिए हैं, अगर उसके प्रत्येक भाग में जो है संगठन समान आ रहा है, सब जगह इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूट है, तो उस निकाय को हम क्या बोलेंगे? समांगी, होमोजेनियस सिस्टम। और ये क्या है? विषमांगी क्या हो जाएगा? कहीं पे ज़्यादा, कहीं पे कम, मतलब सारे जो प्रत्येक जो भाग है उसका रासायनिक जो संगठन है वो समान नहीं है। ठीक है ना, कहने का मतलब जैसे कि उदाहरण याद रखना है हमको इसका। जैसे शुद्ध जो ठोस होता है, शुद्ध ठोस, और होता है शुद्ध द्रवों का मिश्रण, और क्या होता है गैसों का मिश्रण, है ना। ये सब जो है हमारे समांगी निकाय है। मतलब इनको अगर हम मिलाएंगे, ठीक है, तो ये एक ही जो है एक ही फेज में रहेंगे, एक ही अवस्था में रहेंगे, है ना। उसके बाद अब क्या आता है विषमांगी निकाय, है ना, हेट्रोजेनियस सिस्टम। इसमें क्या होता है प्रत्येक भाग का जो रासायनिक संगठन है वो समान नहीं रहता है, अलग अलग। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग जानते होंगे इसके बारे में, कोलाइडी विलियन, है ना, कोलाइडी विलियन, है ना। इसमें क्या है, एक से ज़्यादा अवस्थाएं रहती हैं। ठीक है, अब आता है और एक एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल है अघुलीय, ये घुलनशील द्रवों का मिश्रण। कहने का मतलब जो तेल हो गया, तेल और पानी का जो मिश्रण हो गया, सबके आपस में मिक्स नहीं है, तो वो कैसा है, हमारा विषमांगी निकाय आ जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं एनर्जी के हिसाब से। ठीक है ना, तो इसको मैं नाम बताऊंगा और इसका डायग्राम समझाऊंगा। पहला जो इसका नाम आता है वो है खुला या विवृत निकाय। ओपन सिस्टम। ठीक, दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा बंद या समृद्ध निकाय। तीसरा क्या है, विलगित निकाय। ठीक है, बंद क्लोज्ड सिस्टम। ये क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम। इसको डायग्राम से समझते हैं, इसके बीच का अंतर भी समझना है। पहले अंतर को ध्यान समझेंगे। पहले हम ओपन की बात कर रहे हैं, ओपन सिस्टम
क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड विलगित। ठीक है, ओपन में क्या होगा? ओपन में हमारा जो है जैसे कोई हम मान लेते हैं ग्लास, ये ग्लास है और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, है ना। सारे एग्जाम्पल में यही समझेंगे। अगर हम हीट कर रहे हैं और ये खुला हुआ है तो क्या हो जाएगा, ये जो पानी है, पानी क्या है, उसका द्रव्यमान होगा, है ना। वो द्रव्य है, उसमें द्रव्यमान है और हाँ ठीक है, और उसकी ऊर्जा होगी कुछ। ठीक है, अगर हम हीट दे, ठीक है, इसकी नहीं बात करें, मतलब इसको हीट दे रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, परिवेश से निकाय में ऊर्जा ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है ना। और द्रव्य जो है इसमें से बाहर निकल रहा है। मतलब जो परिवेश और जो तुम्हारा परिवेश है और जो निकाय है ना, उनके बीच क्या हो रहा है, ऊर्जा का और द्रव्यमान दोनों का क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। ऊर्जा और द्रव्यमान दोनों का आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है, अब क्लोज में क्या हो जाएगा, इसका ढक्कन बंद कर दो, इस गिलास को गर्म कर रहे हैं, क्या होगा अब? ठीक है, अब इसमें पे पानी है, वो भाप बन के निकल भी नहीं पाएगा, मतलब इसमें क्या हो जाएगा, तो द्रव्यमान का आदान प्रदान नहीं होगा पर ऊर्जा का होगा, है ना। यहाँ से जब हीट देंगे हम इसको तो ये गर्म, इसका हीट इसमें जाएगा, मतलब इसमें ऊर्जा जाएगा, पर जो है उसका जो द्रव्यमान है उतना ही रहेगा, क्योंकि ये बंद है, बाहर इसमें द्रव्यमान निकल नहीं पाएगा। मतलब सिस्टम से या सराउंडिंग से उसमें, या तो इसमें से बाहर निकल नहीं सकता और इसमें से भी इसमें अंदर आ नहीं सकता है, पर इस केस में खुला है चूँकि, तो बाहर से भी कुछ आ सकता है और यहाँ से भी जा सकता है, अब ऊर्जा तो जा ही रही है। ठीक है, अब आइसोलेटेड में क्या है, अब देखो इसमें दोनों जा रहे थे, इसमें द्रव्यमान नहीं जा रहा था, ये नहीं जा रहा था। अब एक ऐसा सिस्टम बना दें, ठीक है, ऐसा कोई ग्लास ले लें जो जैसे थर्मस होता है, कुछ हद तक हम उसको आइसोलेट कर सकते हैं। उसको क्या है, हीट बाहर से देने पे या अंदर का हीट, ना तो अंदर का ऊर्जा बाहर जाता है ना बाहर का ऊर्जा अंदर जाता है, ठीक है ना। तो मतलब जो ऊर्जा का ट्रांसफ़र होता है वो नहीं होता है और वो पैक्ड है, ठीक है। उसका द्रव्यमान में भी क्या होता है, ट्रांसफ़र नहीं होता है। मतलब जहाँ पे द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों का ट्रांसफ़र नहीं होता है उसे कहते हैं विलगित निकाय, जिसमें द्रव्यमान का जो है ट्रांसफ़र नहीं होता है, ऊर्जा का होता है, उसको बोलते हैं क्लोज सिस्टम। और ओपन सिस्टम में होता है जहाँ पे मतलब उनके आपस में आदान प्रदान होता है, ऊर्जा और द्रव्यमान दोनों का। ये हो गया बेसिक डिफरेंस। अब आते हैं किसी भी निकाय का जो है गुण के बारे में। निकाय का गुण है ना, सिस्टम का गुण है ना, क्या क्या गुण है। चाहे हम इसको, अब देखिए इसी चीज़ को बहुत सारी अलग अलग चीज़ों में बोल सकते हैं। जैसे निकाय का गुण बोल सकता है, या तो इसको बोल सकता है ऊष्मागतिकी चर बोल सकता है ना, या अवस्था का चर बोल सकता है, ठीक है, कुछ भी बोल देगा, है ना। सडनली यही बोलेगा, ऊष्मागतिकी का चर बोलेगा या तो निकाय का गुण। अब कोई भी जो गुण है, गुण जैसे मतलब आपकी भौतिक राशियाँ जो भी हैं, मतलब द्रव्यमान, टेम्परेचर, है ना, दाब, ये सब जो है, ये सब जो गुण है, ठीक है, उनको दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। कैसा है, दो पार्ट कौन कौन से हैं, है ना। इसके एग्जांपल्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। पहला क्या है, पहला है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जिसको हिंदी में बोलते हैं विशिष्ट या और गहन गुण। इंग्लिश इसका देखेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी, या इंटेंसिव क्या बोलेंगे, चर, वेरिएबल। इंटेंसिव वेरिएबल बोल दे चाहे इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोल दे, वेरिएबल भी लिख देता हूँ, ठीक है। और एक होता है एक्सटेंसिव वेरिएबल या प्रॉपर्टी, या वेरिएबल, ठीक है। इसका हिंदी क्या होता है, इसका हिंदी होता है विस्तारण गुण, ठीक है ना, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सिंपल सी बात है,
दोनों में एक बेसिक सा अंतर है, यह पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करता, ठीक है, और ये पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है। कहने का मतलब कुछ ऐसे गुण होते हैं जो पदार्थ, चाहे वो इतना बड़ा लो, है ना, चाहे उसमें का इतना छोटा सा पार्ट लो, इसका, इस पूरे का और इसका, दोनों का प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम होगा। ऐसी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ऐसे जो वेरिएबल्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी या इंटेंसिव वेरिएबल। वो मात्रा पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि यहाँ पे 100 ग्राम 100 किलो हो चाहे 1 ग्राम हो, ठीक है ना, दोनों का प्रॉपर्टी सेम होगा, है ना। इसका एग्जांपल समझेंगे तो अभी समझ में आ जाएगा। इसमें क्या है, इसमें डिपेंड करता है कि इस इतने बड़े का लेंगे तो कुछ और रहेगा, इतने छोटे का लेंगे तो कुछ और रहेगा, ठीक है। तो एग्जांपल कौन कौन से हैं, है ना, मतलब निर्भर ये नहीं करता है ना, मात्रा पे निर्भर नहीं करता है। अब इसमें एग्जांपल्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या क्या एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो ये सब जो है इसके एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स याद रहना ज़रूरी है, ठीक है। दाब, ताप, घनत्व, विशिष्ट ऊष्मा, पृष्ठ तनाव, अपवर्तनांक, सान्यता, गलनांक, क्वथनांक, सान्यता, ये सब जो है पीटीसी या जो है आपके एग्जांपल्स हैं किसके, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, है ना। क्या होता है, दाब, अगर मान लो इस पूरे का दाब हमको दिया है, प्रेशर 1 atm है, तो चाहे इस कोने पे नापिए चाहे इस पूरे का नापिए, उसका दाब उतना ही होगा, ठीक है ना। तो ये मात्रा पे निर्भर नहीं करता है कि वो कितना बड़ा है कितना नहीं है। टेम्परेचर का भी मान लीजिए, जैसे कि हमारा नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है 27 डिग्री, तो वहाँ पे क्या है, चाहे यहाँ पे नापिए चाहे बड़ा सा रूम करके नापिए, है ना, चूँकि वो मात्रा पे निर्भर नहीं करता है। ये पदार्थ की गुण है, ठीक है ना। चर हैं, ये चर जो है इंटेंसिव हो गए। एक्सटेंसिव में क्या है, जैसे द्रव्यमान है, अभी एक जो पूरा है 10 किलो का 10 किलो है, इसका 1 किलो, है ना, दोनों में अंतर है। आयतन का भी वही बात है, आंतरिक ऊर्जा, एंथैल्पी, एंट्रोपी, आंतरिक ऊर्जा लिख चुका हूँ मैं, 2 बार लिख दिया, मोलों की संख्या, तो ये सब जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। पर एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, अगर दो, मतलब मान लो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अपॉन एक्सटेंसिव, अगर दोनों का रेशियो ले लें, मतलब दो प्रॉपर्टी दे दें जो दोनों एक्सटेंसिव है, तो उसका जो रेशियो आएगा वो क्या होगा, इंटेंसिव आएगा। कहने का मतलब कि मान लो अगर मैं बोलता हूँ आयतन बटे मोल, है ना, इसको क्या बोलेंगे, मोलर आयतन, है ना। देखो आयतन भी एक्सटेंसिव है, मोल भी क्या है, एक्सटेंसिव है, दोनों का जो रेशियो आएगा वो कभी भी क्या होगा, इंटेंसिव होगा। तो ये कैसा प्रॉपर्टी है, मोलर आयतन इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो जितना जिसमें भी मोलर लग जाएगा, ठीक है, मतलब या अगर हम किसी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में मोलर जोड़ देंगे, मोलर जोड़ने का मतलब नीचे मोल से डिवाइड किए हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाएगी। ये ध्यान में रखना है, ठीक है। ये सब हम लोग गुण के बारे में सब बता दिए। मैंने परिवेश और वातावरण बता दिया था, है ना, और उसमें एक जो है बाउंड्री होती है, जो परिसीमा होती है, वो भी बता दिया मैंने कि मान लीजिए ये कोई क्लास है, ये हमारा निकाय हो गया, बाहर का परिवेश हो गया, इसके भी जो ये है हमारा क्या है, परिसीमा है, मतलब जो बाउंड्री है इन दोनों को सेपरेट करती है, हो गया। अब आते हैं अवस्था समीकरण, किसकी, ऊष्मागतिकी निकाय की। इसको हेडिंग क्या दें, इसका हेडिंग है 2.2 क्या है, ऊष्मागतिकी निकाय का अवस्था समीकरण, है ना, किस अवस्था में है तो उसके बारे में है, ठीक है। हम एक अवस्था बता दे रहे हैं, क्या, PV = nRT, है ना, कोई गैस वाला सिस्टम है या जो भी द्रव है, PV = nRT है,
तो यहाँ पे ये P क्या है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, ये मोल है ना। R क्या है, R तुम्हारा है सार्वत्रिक गैस नियतांक। इसका मान कितना होता है, 8.314। मात्रक क्या आएगा, ये क्या है, PV जो है ये तुम्हारा, तो यहाँ से इसका मतलब मात्रा निकालेंगे, पास्कल डेसीमीटर क्यूब केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है ना। प्रेशर का होता है पास्कल, वॉल्यूम यहाँ पे डेसीमीटर क्यूब है, यहाँ पे N जो होता है वो तुम्हारा मोल हो गया, T क्या है, टेम्परेचर है ना, केल्विन में लिख देते हैं, पास्कल डेसीमीटर क्यूब प्रति मोल केल्विन के, ये हो गया मात्रक। इसका और भी बहुत सारा मात्रक होगा पर ये हो गया, ठीक है। अब उष्मागति की ये अवस्था है हमारी, ठीक है। अब हमको अब ये अवस्था में देख रहे हैं प्रेशर, वॉल्यूम, मोल है ना। मोल एक तरह से तुम्हारा संगठन के बारे में बता रहा है, टेम्परेचर, ये सब तुम्हारा जो है अवस्था के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। अब हम कुछ और पॉइंट्स को जानेंगे, वो है अवस्था फलन। अच्छे से समझते हैं यहाँ पे, अवस्था फलन और एक है पथ फलन, दोनों में कुछ अंतर है, ठीक है। तो अवस्था फलन क्या है, चूँकि नाम समझ में आ रहा है, अवस्था फलन जो है वैसे जो तुम्हारे निकाय का वह गुण है या उष्मागतिकी गुण है, जो हमारा जो निकाय है उसके अवस्था के बारे में बताता है, ठीक है, उसके अवस्था के बारे में बताता है। और इसमें ध्यान रखने की बात ये है कि यह निकाय की जो प्रारंभिक तथा अंतिम अवस्था है पर निर्भर करता है, जो प्रारंभिक और अंतिम अवस्था है पर निर्भर करता है, पर अंतर कहाँ आ रहा है, परिवर्तन के पथ पर नहीं, है ना। मतलब ये जो तुम्हारा पाथ है, पाथ पर निर्भर नहीं करता है, बस उसके प्रारंभिक और अंतिम पे निर्भर करता है, ठीक है। पथ फलन में क्या होता है, पथ फलन में समझ सकते हैं कि जो है जस्ट इसका उल्टा है, क्या होता है, प्रारंभिक तथा अंतिम अवस्था पर निर्भर नहीं करता, और ये क्या करता है, पथ पर निर्भर करता है ना। ये फलन है, ये सब तुम्हारे निकाय के गुण हैं, अवस्था फलन और पथ फलन, है ना। तो इसमें क्या है, ये प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है, और ये जो है इसके पाथ पे डिपेंड करता है ना, ये कैसा पाथ गया है, ठीक है। और प्रारंभिक और ये अंतिम फलन पर निर्भर नहीं करता है, और ये पथ पर निर्भर करता है, ठीक है ना, जो किसी का नाम पथ फलन है, ठीक है। इनका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स याद रखना चाहिए। एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, ताप, दाब, उसके बाद आयतन, एंथैल्पी, एंट्रोपी, है ना, पथ पे निर्भर नहीं करते हैं। मुक्त ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा, ETC, है ना, ये सब तुम्हारे अवस्था फलन है। ताप, दाब, आयतन, एंथैल्पी, एंट्रोपी, है ना, ये H से दर्शाते हैं, S से दर्शाते हैं। मुक्त ऊर्जा तुम्हारा G है, आंतरिक ऊर्जा U है या E भी बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है पथ फलन, कौन कौन करता है, कार्य जो है
पथ पे निर्भर नहीं करता है। प्रारंभिक और अवस्था पर निर्भर मतलब पथ पे निर्भर करता है और प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर नहीं करता है। क्या क्या है? कार्य, ऊष्मीय ऊर्जा, है ना, ये सब क्या है आपके पथ फलन है, यह पथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब समझते हैं। अब हम लोग बात करते हैं बहुत सारी जो ऊष्मागतिकी प्रक्रम है। क्या के बारे में बात कर रहे हैं? ऊष्मागतिकी प्रक्रम, है ना। इसका इंग्लिश क्या होगा? थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। ठीक है, ये क्या है? चूँकि नाम से मेरा एक प्रोसेस है जो कि किसी निकाय की अवस्था में परिवर्तन के लिए किया जाता है ना, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी निकाय की अवस्था में परिवर्तन कर रहे हैं, ठीक है ना, वो प्रक्रिया के बारे में है। तो ये बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, ठीक है, उसको वन बाय वन हम थोड़ा शॉर्टली में जो उसका मेन पॉइंट है उसको समझते हैं। पहला आता है समतापी प्रक्रम। नाम समझ में आ रहा है, इंग्लिश समझेंगे। आइसोथर्मल, एक आइसोथर्मल प्रोसेस, है ना। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा? जो चेंज इन टेम्परेचर है वो क्या होगा? जीरो होगा, है ना। चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा? जीरो। ये देखिए चेंज यहाँ पे मैंने डेल्टा लिखा है, ये डी भी हो सकता है, मतलब स्मॉल चेंज ऑफ टेम्परेचर जो होगा वो क्या होगा? जीरो होगा, है ना। क्योंकि ये टेम्परेचर यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर जो है जीरो है, तो यहाँ पे ये याद रखेंगे कि यह आंतरिक ऊर्जा प्रभावित नहीं होती है। मतलब तुम्हारा जो चेंज इन आंतरिक ऊर्जा है वो भी क्या होगा? जीरो होगा। ये ज़रूरी है कि नाम समझ में आ रहा है। समतापी प्रक्रम मतलब टेम्परेचर में चेंज होगा वो जीरो होगा। तो ऐसा जो प्रक्रम होता है उसको बोलते हैं समतापी प्रक्रम। कौन सा प्रक्रम कब लगाते हैं ये सब समझाया जाएगा, ठीक है ना। टेम्परेचर अगर हम कोई प्रक्रम कर रहे हैं जहाँ पे टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट रखा है, कांस्टेंट मतलब उसमें चेंज नहीं हो रहा है, तो ऐसे प्रक्रम को क्या बोलेंगे? समतापी प्रक्रम बोलेंगे। अब उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है रुद्रोष्म प्रक्रम। इसका हिंदी जरूरी है, रुद्रोष्म प्रक्रम। इंग्लिश जरूरी है, एडियाबैटिक प्रोसेस, है ना। रुद्रोष्म प्रक्रम एडियाबैटिक, है ना। इसमें क्या होता है? तुम्हारा ऊष्मा में जो परिवर्तन है, चेंज इन हीट क्या होगा? वो जीरो होगा, ठीक है। चेंज इन जो है ऊष्मा का जो परिवर्तन होगा मतलब डी क्यू क्या होगा? जीरो होगा। ऊष्मा का परिवर्तन क्या होगा? जीरो होगा। जैसे जो थर्मस होता है उसमें अंदर का जो हम लोग पानी जो गर्म पानी रखे हैं उसका हीट बाहर नहीं जा रहा है, तो उसमें जो प्रोसेस हो रहा है वो कैसा है? रुद्रोष्म प्रक्रम है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, ठीक है। अब तीसरा आता है, तीसरा है हमारा समदाबी प्रक्रम। समदाबी प्रक्रम नाम से हमारा क्या हो जाएगा? समान दाब। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आइसोबारिक प्रोसेस। इंग्लिश नाम ज़रूरी है सबका, ठीक है। समदाबी प्रक्रम जिसमें जो है चेंज इन प्रेशर क्या होगा? जीरो होगा। जो दाब में परिवर्तन होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। डी पी मतलब चेंज इन प्रेशर। अब आता है सम आयतनिक प्रक्रम। सम आयतनिक प्रक्रम, सम आयतनिक नाम समझ में आ रहा है, क्या होगा? इसका इंग्लिश जो है कंफ्यूज करेगा। आइसोक्रोइक स्पेलिंग से लिखता हूँ, आइसोकोरिक प्रोसेस, है ना।
यहाँ पे क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा, 0। चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, 0। मतलब हम कोई प्रोसेस, मतलब कोई निकाय पे कुछ काम कर रहे हैं, कुछ प्रोसेस कर रहे हैं जहाँ पे उसके आयतन में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। और सब चीज़ों में परिवर्तन कर रहे हो भले से, पर आयतन को हमने कांस्टेंट किया है, उसको चेंज नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो कैसा प्रक्रम होगा, सम आयतनिक प्रक्रम होगा। उसके बाद आता है 5वां, ठीक है। 5वां आता है चक्रीय प्रक्रम या साइक्लिक प्रोसेस। जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, यह प्रक्रम बहुत सारी जो है प्रावस्थाएं, जो भी अलग अलग अवस्थाएं हैं, उससे गुजरता हुआ पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जा रहा है ना। चक्कर में हो रहा है, मतलब जैसे पहले कहाँ था, फिर वहीं से घूम के वहीं पे आ रहा है ना। ऐसा कोई प्रक्रम हम लोग कह रहे हैं जो बहुत अलग अलग, मतलब पहले यहाँ पे गया कुछ और, यहाँ पे इसका प्रावस्था था कुछ और, यहाँ पे अवस्था है, फिर बाद में आके वो अपने उसी अवस्था पे आ गया है। तो इस टाइप का जो प्रक्रम होगा उसको बोलेंगे साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, हमको याद रखना ये कि जो डी होता है वो 0 होता है, ठीक है। एच क्या है हम पहले बता देते हैं। डी जो है एंथैल्पी परिवर्तन है। क्या है, एंथैल्पी परिवर्तन, ठीक है। एंथैल्पी मतलब वो ऊष्मा ही एक प्रकार का है, ठीक है। एंथैल्पी परिवर्तन है डी, ठीक है। और ये 0 होता है। और क्या 0 होता है, जो तुम्हारा डी होता है वो भी क्या होता है, 0। यहाँ पे डी क्या है, डी है हमारा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ना। कहीं कहीं यू को ई भी बोलता है, जैसे मैंने यहाँ पे ई बोल दिया है, यहाँ पे यू हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया चक्रीय प्रक्रम, ठीक है। ये इसमें पैरामीटर्स हो गए। एक ग्राफ है जिसको हम लोग थोड़ा 4 प्रक्रम जो है उसको समझाया है, बहुत बढ़िया ग्राफ है। ऐसे ये है, यहाँ पे क्या किए हैं, यहाँ पे आयतन ले लिए हैं, वॉल्यूम यहाँ पे ऐसे बढ़ रहा है वो, यहाँ पे ले लिए हैं दाब, प्रेशर, ठीक है। अब ग्राफ कैसा आएगा, जब आयतन कांस्टेंट हो जाएगा, आयतन कांस्टेंट हो गया ना दाब के साथ, मतलब कैसा भी है आयतन कांस्टेंट हो गया है, जो भी आयतन आएगा इतना ही है, हमेशा रहेगा इतना ही, तभी लाइन खींचेगी ना। ये तुम्हारा कैसा है, ठीक है। ये कैसा तुम्हारा है, ये ग्राफ कैसा है, ये तुम्हारा है सम आयतनिक, ये हमारा प्रक्रम है, ठीक है। अब अगर हम दाब कांस्टेंट कर दे, देखो ना दाब है ये कांस्टेंट हो गया अब, है ना। तो ये कैसा हो गया, समदाबी, ठीक। अब टेम्परेचर का कैसा है, टेम्परेचर का ऐसे होगा, और रुद्रोष्म का ऐसे होगा। तो ये है तुम्हारा रुद्रोष, इसी ग्राफ पे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना। तो ये याद आना चाहिए, समतापी। तो समतापी का ये हो गया, रुद्रोष्म का ये हो गया, समदाबी का ये हो गया, और सम आयतनिक का ये है। ध्यान ये भी देंगे, कभी कभी आयतन को यहाँ पे लिख देगा, प्रेशर को यहाँ पे लिख देगा, तो आपको समझना पड़ेगा कि कैसे होगा, ठीक है ना। अब प्रक्रम की बात करते हैं। अब और कौन सा प्रक्रम बचा है, 6वां है एक उत्क्रमणी प्रक्रम। नाम क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस, है ना। चूँकि आप इसके नाम समझ में आ रहे हैं कि मतलब एक साइड से दूसरी साइड में जा रहा है, दूसरी साइड से उस साइड में आ रहा है, एक्सचेंजेबल है ना, रिवर्स हो जा रहा है। तो ऐसा जो प्रक्रम है उसको उत्क्रमणित प्रक्रम या हम लोग बोलते हैं आदर्श प्रक्रम भी बोलते हैं, और अवास्तविक भी बोलते हैं, है ना। अभी आदर्श तो बोल रहे हैं क्योंकि ये रिवर्सिबल बोल रहे हैं। अवास्तविक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसको पूरा करने में अनंत टाइम लगता है, ठीक है ना। ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है।
तो उत्क्रमणी का मतलब क्या है कि मान लो कोई एक ऐसा यहाँ पे है, तुम इसको कुछ दूसरी चीज़, ठीक है, मतलब मान लो ए प्लस बी मिल के जो है, नहीं ऐसे कुछ ए है वो चेंज हो रहा है बी में, बी भी इस समय क्या है, आपस में दोनों चेंजेबल हो रहे हैं बार बार, है ना। तो जितना ये चेंज हो रहा है उतना ही जो है जितना मतलब क्या हो रहा है इसमें, जो प्रत्येक चरण होगा, है ना, प्रत्येक जो चरण होगा उसके जो पीछे, है ना, पूर्व चरण के साथ साम्य रहेगा। मतलब जो भी चरण आगे चल रहा है वो पिछले चरण के साथ साम्य है। साम्य है मतलब समझ लो कि दोनों में कोई चेंजेस नहीं आ रहा, जितना ये जा रहा है उतना ही वो भी जा रहा है ना, रिवर्सिबल है, एक साम्यावस्था आ गई है। क्या क्या है, साम्यावस्था आ गई है, किसके, जो अगला चरण है और पिछला चरण है ना, उनके बीच साम्यावस्था आ गई है। तो कि ये कब आएगा, ध्यान में देखेंगे कि यह बहुत स्लो होगा, ठीक है। ये क्या होगा, अत्यंत मंद गति से करेंगे तब होगा ये, ठीक है। अत्यंत मंद गति से जो है उत्क्रमणी प्रक्रम होगा, ठीक है। ध्यान देने वाली बात है ये है कि उत्क्रमणी प्रक्रम में निकाय के द्वारा जो अधिकतम कार्य प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है ना। उत्क्रमणी प्रक्रम वही प्रक्रम है जिससे अधिकतम क्या, निकाय के द्वारा लिख देते हैं पहले, निकाय के द्वारा अधिकतम कार्य प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और समय की बात, चूँकि अनंत बहुत स्लो है इसलिए इसमें कितना समय लगेगा, अनंत, है ना, इसीलिए हम लोग इसको अवास्तविक बोल रहे थे, ठीक है। ये बहुत स्लो होता है, निकाय के द्वारा अधिकतम कार्य कर सकते हैं, या अनंत जो है इसमें समय लगता है। इसमें जो प्रत्येक चरण है उसकी पूर्व चरण के साथ कैसा है, पूर्व चरण के साथ कैसे में है, साम्यावस्था में है ना, ठीक है। अब आते हैं सत्वा। सत्वा क्या है, तुम्हारा अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, नाम समझ में आ रहा है, इरिवर्सिबल, है ना, प्रोसेस, है ना, इरिवर्सिबल प्रोसेस। इसमें क्या होगा, इसमें अनंत टाइम नहीं लगेगा, ये बहुत तीव्र है ना। एक बार जिसमें चेंज हो गया उसमें दूसरे रिवर्स नहीं होगा, ऐसा प्रक्रम है ये, ठीक है ना। इसमें बहुत फाइनाइट टाइम लगेगा तुम्हारा, तेजी से होगा, ठीक है। कभी भी जो कार्य हमने बताया कि उत्क्रमणी प्रक्रम में जो कार्य होगा, जो कार्य हम प्राप्त करेंगे उत्क्रमणी में, वो हमेशा क्या होगा, अनुत्क्रमणी से कार्य से क्या होगा, ज़्यादा होगा। जो कार्य हमको, मतलब मान लो कोई इंजन है जो कि रिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, तो उससे जो कार्य हम निकालेंगे, ऊर्जा निकालेंगे, वो जो है हमारे ज़्यादा होगी अनुक्रमणी से हमेशा, ठीक है ना, ठीक है। एग्जाम्पल्स तो उतने खास नहीं हैं, ठीक है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, हाँ, ये हो गया हमारा अनुत्क्रमणी प्रक्रम। और एक आता है तुम्हारा स्थैथिक कल्प प्रक्रम, इसका इंग्लिश याद रहना चाहिए, क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस, क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस, है ना। इसमें क्या होता है, मान लो कोई ऐसा है पार्ट हम ले लिए यहाँ पे प्रेशर टेम्परेचर है, ठीक है, और इसके बाहर जो प्रेशर टेम्परेचर है मान लो, ठीक है ना, वहाँ पे बहुत थोड़ा सा जो है उनके बीच परिवर्तन है ना। क्या हो जाए, जो एक निकाय हम लोग यहाँ पे बनाए हैं, यहाँ पे जो भी है
P1 मान लो P1 T1 V1 बोल रहा हूँ, इसको P1 T2 V2 बोल रहा हूँ। तो इनके बीच का जो अंतर है ना, प्रेशर टेम्परेचर जो भी है चीज़ें, अगर अंतर जो है क्या हो जा रहा है, बहुत छोटा है ना, बहुत छोटा है, मतलब एक प्रकार से क्या है, लगभग बराबर जैसे हैं पर बहुत छोटा है। तो ये जब परिवर्तन अत्यधिक जो है छोटा होता है तो इसको हम लोग, ये कौन सा प्रोसेस होता है, स्थैतिकल्प प्रक्रम होता है। ठीक है ना, ठीक है। ठीक है, अभी मैंने बताया था एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि ये अभी क्या होता है, अत्यंत धीरे होगा। ठीक है ना, परिवर्तन थोड़ा ही है पर ये बहुत धीरे धीरे होगा। ठीक है, ठीक है। इसके एग्जांपल्स में ही जो हम पढ़ते हैं, समतापी जो हो गया, समदाबी जो हो गया, सम आयतनिक जो हो गया, है ना, या जो रुद्रोष्म प्रक्रम थे, यही क्या है, ये सब आपस में क्या, ये मतलब किसके एग्जाम्पल है, स्थैतिकल्प प्रक्रम या क्वाजीस्टेटिक प्रोसेस के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है ना, सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, एक चीज़ जो मैंने शायद मिस कर दी वो ये कि मैं एक साम्य के बारे में बताना भूल गया। ठीक है ना, किसके बारे में बताना भूल गया, रासायनिक सॉरी उष्मागतिकीय साम्य, है ना, उष्मागतिकी साम्य क्या है, यदि किसी निकाय का जो है, जो तुम्हारे गुण है, जैसे ताप, दाब, आयतन में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, वो कैसा है, उष्मागतिकी साम्य में है। अगर मान लो कोई निकाय है, उसकी जो भी गुण है, तुम्हारे निकाय को कौन बताता है, उसका प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम उसके बारे में बताता है कि वो कैसा है ना। अगर मान लो कोई पानी है, ठीक है, पानी है, कोई गैस है, गैस का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है ना, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तभी वो गैस है। और अगर उसका वॉल्यूम निश्चित हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा, है ना। मतलब पी जो प्रेशर होता है, टेम्परेचर होता है, वॉल्यूम होता है, जो उसकी मात्रा होती है और जो प्रॉपर्टी है वो उसके जो है अवस्था के बारे में बताते हैं। तो वो अगर वो सारे जो है कांस्टेंट हो जाए, ठीक है ना, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो मतलब कैसे है वो आपस में उष्मागतिकी साम्य में है। उष्मागतिकी साम्य होने के लिए तीन चीज़ होना चाहिए, तीन साम्य होना चाहिए। कौन कौन सा, पहला रासायनिक साम्य होना चाहिए, पर हम बोल रहे हैं उष्मागतिकी साम्य होने के लिए तीनों साम्य होना चाहिए, रासायनिक साम्य होना चाहिए, यांत्रिक साम्य होना चाहिए एंड तापीय साम्य होना चाहिए। नाम से समझ में आ रहा है, रासायनिक साम्य का मतलब एक दूसरे के बीच रिएक्शन नहीं होना चाहिए उसमें, है ना, उनके बीच कोई भी सांद्रण जो उसका है समय के साथ उसके सांद्रण में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, है ना, उसका सांद्रण चेंज हो जाए। अगर कोई रिएक्ट कर रहा है तो एक साइड से दूसरी साइड में जाएगा, है ना, तो उसका सांद्रण चेंज होगा। तो रासायनिक साम्य कहने का मतलब है कि समय के साथ पदार्थों की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। समय के साथ जो स्थूल गुण है परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है, इसमें जो तुम्हारा है पदार्थ की सांद्रता, पदार्थ की सांद्रताओं में परिवर्तन नहीं, किसके साथ, समय के साथ, है ना, समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब इसमें क्या हो जा रहा है, यांत्रिक साम्य कहने का मतलब है कि जो है पूरा जो निकाय है उसके एक भाग से दूसरे भाग में जाने पर या दूसरे भाग में जाने से कोई भी यांत्रिक कार्य नहीं आना चाहिए, मतलब जो चेंज इन वर्क है वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो हो गया यांत्रिक साम्य। तापीय साम्य क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है
टेम्परेचर का प्रवाह नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर का प्रवाह कभी होगा, जब टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, है ना। तो अगर टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं है तो उसमें एक स्थान दूसरे स्थान पे ऊष्मा का प्रवाह नहीं होगा, ताप का प्रवाह नहीं होगा। तो प्रवाह नहीं होगा तो वो कैसा साम्य है, वो तापीय साम्य। जब ये तीनों साम्य होते हैं तो उसको बोलते हैं ऊष्मागतिकी साम्य। ठीक है। अब कुछ एक दूसरे टर्म के बारे में समझ लेते हैं। पहला ऊष्मा धारिता, उसके बाद विशिष्ट ऊष्मा धारिता, उसके बाद आता है मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता। ठीक है। अब इंग्लिश समझेंगे इसका क्या है, हीट कैपेसिटी। इस पे क्वेश्चन पूछ देता है। इस पे क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और ये क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी, या मोलर ऊष्माधारिता बोलते हैं, मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता बोलते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है ना। इसको दर्शाते कैसे कैसे हैं, इसको सी से दर्शा देते हैं, इसको हम लोग बोल दे रहे हैं CS स्पेसिफिक, और ये CM। ठीक है ना। फार्मूला समझेंगे, पहले ही फार्मूला समझ आएगा। C बराबर है, C क्या है, ऊष्माधारिता बराबर ऊष्मा की मात्रा, मतलब Q अपॉन टेम्परेचर में चेंज। कहने का मतलब, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, हम निकाय के बारे में बात कर रहे हैं। किसी भी निकाय में अगर इसको हम 1 कर दें तो क्या हो जाएगा, उसकी ऊष्मा की मात्रा ही क्या होगी, उसकी धारिता हो जाएगी, है ना। फार्मूला तो समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब भी वही होता है, किसी भी निकाय का 1 डिग्री टेम्परेचर, हाँ 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है, या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा जो हमको चाहिए वही क्या होती है, निकाय का क्या, वही क्या होती है, उसकी ऊष्मा धारिता होती है। क्या बोला मैंने, कोई भी निकाय है उसको 1 डिग्री उसका टेम्परेचर बढ़ाने में, 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा की मात्रा चाहिए, ऊष्मा की मात्रा ही क्या हो जाएगा, उसका धारिता हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। क्या किया है, यहाँ पे Q अपॉन M इंटू डेल्टा T कर दिया है। कहने का मतलब टेम्परेचर की बात वही है, ऊष्मा की बात वही है, बस यहाँ पे इसको भी 1 करना पड़ेगा। तो क्या बोलेंगे, किसी निकाय के 1 ग्राम पदार्थ का, क्या बोलेंगे, किसी निकाय के 1 ग्राम पदार्थ का, कोई निकाय है उसका 1 ग्राम पदार्थ का 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, है ना, बढ़ाने के लिए जो है तुम्हारा जो ऊष्मा की मात्रा होगी वही क्या होगा, उसका विशिष्ट ऊष्मा धारिता होगा, है ना। समझ गए। मात्रक पे ध्यान देना है हमको, ठीक है। यहाँ पे M जो है ग्राम में है, हम ग्राम की बात कर रहे हैं, ये ग्राम में है। ये तुम्हारा तुम जिसमें भी लिख लो, केल्विन में लिख लो या डिग्री सेंटीग्रेड में, ठीक है, जैसे दिया हुआ क्वेश्चन में। अब उसके बाद मोलर बोल दिया। मोलर क्या मतलब, वही बात हो गई, यहाँ पे जो तुम्हारा द्रव्यमान है उसके जगह पे मोल लिख दे। तो क्या बोलेंगे, किसी निकाय के 1 मोल पदार्थ का, किसी निकाय के 1 मोल पदार्थ का 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा की मात्रा चाहिए वही क्या है, हमारा मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता है। तब एक दूसरे में संबंध आराम से निकाल सकते हो, है ना। इसके बीच क्या संबंध होगा, इसके बीच में क्या संबंध होगा, अगर हम M को यहाँ भेज दें तो जो ये है वही तुम्हारा C हो जाएगा, है ना। मतलब C बराबर क्या होता है, M गुणे CS, दिख गया। अब अगर हम N को यहाँ भेज दें तो क्या हो जाएगा, ये भी C हो जाएगा। तो C बराबर क्या होता है, N गुणे CM, ये रिलेशन आ गया दोनों में, तीनों में, ठीक है ना। तो ये हो गया ऊष्मा धारिता, मतलब 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने में ऊष्मा की जो मात्रा होती है वो ऊष्मा धारिता होती है। 1 ग्राम पदार्थ को, निकाय के 1 ग्राम पदार्थ को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा चाहिए वो तुम्हारा होता है विशिष्ट ऊष्मा धारिता।
और ये क्या होता है, एक मोल निकाय के एक मोल पदार्थ को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा चाहिए वो तुम्हारा क्या है, मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता है। ठीक है।